बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइज़र को और फर्टिलाइज़र्स की अहमियत को। फर्टिलाइज़र कहा जाता है खादों को, और खादें दरअसल वो अज्जा हैं, वो कीमियाई मादे हैं कि जिनको मिट्टी में मिलाया जाए, शामिल किया जाए तो पौधे उनसे फ़ायदा उठाते हैं, पौधों की नशोनुमा में बेहतरी आती है, उनकी पैदावार में इजाफ़ा होता है, उनके म्यार और मिकदार को पहले से ज़्यादा बेहतर देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, ये दो किस्म की हैं। एक को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है, एक को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज़्यादातर जो सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, ये ज़्यादातर केमिकली मॉडिफाइड होती हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कम्प्लेक्स होती हैं, इनको टूटने में टाइम लगता है, ज़्यादा मिकदार में दरकार होती हैं। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं, यूजेबल फॉर्म में आ जाती हैं, पानी में हल हो जाती हैं, पौधों को फौरन दस्तयाब हो जाती हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पौधे के लिए जो मुफीद तब्दीलियां लेके आती हैं वो ये है कि ये सॉइल एरेशन को बेहतर बनाती हैं, सॉइल ड्रेनेज को बेहतर बनाती हैं, हवा का गुजर होने की वजह से, पानी के जज़ब होने की वजह से मिट्टी के अंदर ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करने की सलाहियत, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। इसी तरह से अगर इन खादों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो भी नुकसान का बायस होता है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पोल्यूशन में इजाफा हो सकता है, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ सकती है। अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूट्रोफिकेशन का अमल वाक़या होता है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं जो कि पौधे के लिए, माहौल के लिए, जानदारों के लिए नुकसान का बायस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो फर्टिलाइजर जिनसे हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं उन्हें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का नाम दिया जाता है, और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को अगर ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर, ज़्यादा बड़ी मिकदार के अंदर ज़ख़ीरा करके रखा जाए, उनसे जहरीली गैसें खारिज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, अमोनिया गैस रिलीज़ होती है, और ये इकोसिस्टम के बैलेंस को ख़राब करती हैं, पोल्यूशन का बायस बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हों या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हों, अगर ये ज़्यादा अप्लाई की जाएं तो ये मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल हो जाती हैं और उसको भी ख़राब कर देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इंसानी जिस्म की बात की जाए तो इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसको ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, और इंसान जो खुराक लेता है उस खुराक में बहुत से कीमियाई अज्जा शामिल होते हैं। उन कीमियाई अज्जा को जो कि हमारी खुराक का हिस्सा हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, पौधों के मुकाबले में वो कम्प्लेक्स होते हैं। इंसानों के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा पेचीदा होती हैं बनिस्बत पौधों के। डियर स्टूडेंट्स, पौधों के मुकाबले में अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस को कंपेयर करें तो हर एनिमल और ह्यूमन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरी करती है, डिफरेंट होती है, विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कम्प्लेक्स इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स देन प्लांट्स, कि इंसानों में और दूसरे जानवरों में जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी खुराक का हिस्सा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अहम कंपोनेंट्स हैं, अहम अज्जा हैं, हमारी खुराक का हिस्सा हैं, और हम इनको खुराक के ज़रिए से अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी तफसीलात हैं वो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इब्तदा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद लिपिड की बारी आएगी, और उसके बाद प्रोटीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं
कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, उनकी इकसाम कौन सी हैं, उनके ज़राए कौन से हैं, उनका किरदार क्या है, उनसे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक सोर्स हैं एनर्जी का। हमारे जिस्म में, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा और बुनियादी जरिया कार्बोहाइड्रेट है। तकरीबन निस्फ से लेकर के 2/3 हिस्सा जो कैलोरीज का हर एनिमल कंज्यूम करता है रोजाना की बुनियाद पर, वो कार्बोहाइड्रेट से करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निस्फ से लेकर 2/3 तक कैलोरीज जो कि रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, वो किस ग़िज़ाई अज्जा से, वो किस ग़िज़ाई कंपोनेंट से, यानी किस न्यूट्रिएंट से हासिल होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट में भी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम ग्लूकोज है, और मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर्म को आप ग्लूकोज के नाम से मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की और मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसा कि लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है और स्टार्च है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का किरदार क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हासिल होती है। ये एक अहम फिगर है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हिस्सा बनाई जा सकती है। बताइए कि आपके पास, आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो आप लिख सकते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, और ग्राम का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो तो उनसे 4 किलो कैलोरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अब हमें सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं। हमें वो मुख्तलिफ खुराक के जराए से हासिल होते हैं, ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटोज, ब्रेन, राइस और सीरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ खुराक की मिसालें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और इनके जरिए से कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। ब्रेड आपको पता है, पास्ता पिस्ते को कहा जाता है, बीन्स फलियों को कहा जाता है, पोटैटो आलू को कहा जाता है, और ब्रेन आटे की छनाई के दौरान अलग होने वाला मवाद है। इसी तरह राइस चावलों को और सीरियल अनाज को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स का क्या किरदार है हमारी जिंदगी में, हमारे जिस्म में, हमारी नशोनुमा में। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लिपिड्स। आइए लिपिड्स को समझने की कोशिश करते हैं। लिपिड्स के बारे में ये जान लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, लिपिड्स को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स को मारूफ जुबान में हम चिकनाई भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, और वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हैं। इनमें फर्क आप यूं लिख सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम। दरअसल ये वो फैटी एसिड्स हैं कि जिनमें तमाम कार्बन एटम्स हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात की जाए तो इनमें इनके कुछ कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन की जगह पर। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और अहम चीज इसके बारे में समझ लीजिए, और वो ये है कि घी और ऑयल में क्या डिफरेंस है। ये एक अहम सवाल है, पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसका जवाब लिखने के लिए आप ये 2 लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं इस टेबल के अंदर, और इसके साथ साथ ये पॉइंट लिख सकते हैं, वो लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और उनको घी कहा जाता है। वो लिपिड्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख करके आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे वो लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको घी कहा जाता है। दूसरी तरफ लाइन के ऑपोजिट साइड पे जब आप टेबल बनाकर लाइन लगाकर दोनों में फर्क लिख रहे हैं तो आप ऑयल का पहला पॉइंट लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं कि जिनमें कार्बन एटम्स में कुछ कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन की जगह पे। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे वो लिपिड के मॉलिक्यूल जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड ऑयल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली मिसाल मक्खन की है। बटर मक्खन को कहा जाता है, इसके अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और हम डिस्कस कर चुके सैचुरेटेड फैटी एसिड रखने वाले लिपिड्स घी की हालत में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर यह चीज नोट कीजिए कि 70% अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो बाकी 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और इसका मतलब यह है कि मक्खन सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन उसमें कुछ लिक्विड पोर्शन भी शामिल होगा और ये आपकी रोजमर्रा रूटीन का मुशाहिदा है। आप देखते हैं कि मक्खन सख्त होता है लेकिन उसमें कुछ नमी भी होती है, उसमें कुछ लिक्विड भी होता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल सनफ्लावर ऑयल की है, सूरजमुखी का तेल, उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, रिमेनिंग 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का पोर्शन शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ज्यादा होने का मतलब ये ऑयल की फॉर्म में मौजूद हैं, यानी ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होते हैं। लिपिड्स कितनी एनर्जी मुहैया करते हैं? लिपिड्स हमें खुराक की किन सूरतों से, किन शक्लों से, किन जराए से हासिल होते हैं, आइए देखते हैं। एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम इज 9 किलो कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम लिपिड को अपनी खुराक के जरिए जिस्म का हिस्सा बनाते हैं तो उससे हासिल होने वाली एनर्जी 9 किलो कैलोरी है। इसी तरह से यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स एंड शीथ, ये जो लिपिड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं हमारे जिस्म के सेल्स मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जैसा कि मेम्ब्रेन्स हैं और शीथ है, वो शीथ जो कि न्यूरॉन सेल के गिर्द होती है, वो फैटी लेयर की शीट होती है और वो इंसुलेटर का काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम खुराक की बात करें तो हमें मुख्तलिफ जराए से, जैसा कि दूध है, मक्खन है, पनीर है, मटन है, मछली है, अंडे हैं, नारियल है और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे लिपिड के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए, जहन नशी कर लीजिए कि लिपिड से अगरचे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है, इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। लिपिड ज्यादातर मुफीद होता है, फायदा देता है, इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। आइए अब हम प्रोटीन को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के बारे में ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि प्रोटीन को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, खास किस्म का बॉन्ड बनाकर मिलते हैं, आप एडवांस लेवल पे जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप उसकी तफसील को भी समझ लेंगे कि वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसके जरिए से अमाइनो एसिड्स 2 या ज्यादा आपस में मिलते हैं और प्रोटीन को वजूद में लेकर के आते हैं। रोल की बात की जाए तो ये कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन्स का, ऑर्गेनेलिस का, मसल्स का, लिगामेंट्स का और टेंडन का। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो हम डिस्कस कर चुके, साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा है जो सेमी विस्कस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फैला होता है। रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 4। इसी तरह से मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो हमें मालूम है कि सेल्स के गिर्द हिफाजती झिल्ली होती है
और वो मेम्ब्रेन कहलाती है। वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वो सेल वॉल भी हो सकती है, या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इसी तरह से ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो ऑर्गेनेलीज दरअसल सेल के छोटे हिस्से हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं। मसल्स की बात की जाए, मसल्स खास किस्म के टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ये कार्डियक मसल भी होते हैं, स्मूथ मसल्स भी होते हैं और स्केलेटल मसल भी होते हैं, और प्रोटीन इनका भी हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में समझ लीजिए। ये दो खास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हड्डियों के दरमियान में और गोश्त और हड्डी यानी मसल और बोन के दरमियान में मौजूद होते हैं। टेंडन और लिगामेंट बोन को मसल के साथ और बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। इनका भी एक अहम हिस्सा प्रोटीन है, एक अहम कंपोनेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन से बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल रोल की बात की जाए तो प्रोटीन एंजाइम का किरदार अदा करती हैं, और हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 6 में रिकॉल योर मेमोरी, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम का किरदार ये है कि ये किसी जानदार के जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। एनर्जी की बात की जाए तो प्रोटीन के 1 ग्राम से हासिल होने वाली एनर्जी 9 किलो कैलोरी है। डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेस की बात की जाए, प्रोटीन हमें किस जरिए से मिलती है, वो कौन सी खुराक है जिसको खाया जाए तो प्रोटीन हासिल हो सकती है। वो खुराक की मुख्तलिफ सूरतें गोश्त भी है, अंडे भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, और इसी तरह लिग्यूम्स भी हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिग्यूम फलियों को ही कहा जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है दूध और उससे बनने वाली मसनूआत को। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और उसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कार्बोहाइड्रेट वो इंस्टेंट सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा जरिया है एनर्जी का, जो किसी भी इंसान के जिस्म में या दूसरे जानवरों के जिस्म में पाया जाता है और उनको एनर्जी मुहैया करता है। इसी तरह से लिपिड्स और प्रोटीन का ज्यादा अहम किरदार कंपोनेंट्स को बिल्ड करने में, बनाने में है, स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में है। अलबत्ता ये एनर्जी सोर्स भी हैं, लेकिन ज्यादा अहम काम इनका बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाना है। और इसी तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाए, इनको इस्तेमाल करने वाले इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के इस्तेमाल से, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने से हार्ट अटैक का इम्कान बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होते हैं और दिल की बीमारियां जन्म लेने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड से रिलेटेड थे। हमने कार्बोहाइड्रेट को समझने की कोशिश की, लिपिड्स और प्रोटीन के किरदार को जाना, और उनके जराए को, उनकी एनर्जी की मिकदार को हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए दिलचस्पी से भरपूर होगा और आपकी मालूमात में यकीनन इससे इजाफा हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, समझ लेने के बाद आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।